नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला दिया गया मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की इस कार्रवाई से दिल्ली की केजरीवाल सरकार का यह बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन पर ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। सत्येंद्र जैन पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन लेने का आरोप है। तो बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र जैन के साथ फिलहाल ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन पर ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है और सत्येंद्र जैन पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन का आरोप भी बताया जा रहा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुना। हमारी $3 ट्रिलियन की यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी हमारी बनी है और टारगेट इज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनानी है। तो उस ओर हम प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि गांधी के नाम पर कांग्रेस के लोग 70 साल राज करके खादी के नाम पर राज करेंगे और खादी का वो बुरा हाल 70 साल में करेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस साल का टर्नओवर 1,50,000 करोड़ है और फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है हमारा खादी। ये हमको समझना चाहिए कि आज खादी को कितना वो दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का 100% गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है उसको देने का प्रयास किया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस हैज बीन appreciated world over. It has been appreciated by IMF, it has been appreciated by World Health Organization, it has been appreciated by UN General Assembly. Everybody has appreciated it. हेल्थ का इशू देखिएगा तो पल्मोनरी डिजीज और पल्मोनरी डिजीज के साथ साथ ये लंग्स का इन्फेक्शन, ये महिलाओं का कम हुआ। इतना ही नहीं, अगर शौचालय की बात करें तो वाटर बोर्न डिजीजेस कम हो गए क्योंकि स्वच्छता आ गई। ये चेंजेस आए हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए उज्ज्वला ने महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरीके से किया है वह भी हम सबको ध्यान में आता है। 2.38 हाउसेज बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब मैं ही पहले एमएलए होता था, एक इंदिरा आवास योजना होती थी, 40,000 रुपए दिया जाता था। ये आपको ग्राउंड की बात सुना रहा हूँ। और हमारे को बोलते थे कि नड्डा जी आप एक पंचायत में 2 घर बता दीजिए, 40,000 रुपए दे दें। दिस वॉज द पेस ऑफ आवास योजना। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2,38,00,000 घर बन करके तैयार दे दिए गए। पक्की छत, रसोई का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, शौचालय, बेडरूम, सारी फैसिलिटीज हमारी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को भी विधानसभा और साथ ही विधान परिषद में कार्यवाही जारी रही। कार्यवाही के 7वें दिन भी सोमवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए सरकार को धोखा देने वाला बताया। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो। जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिज्म नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं। और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं
तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ लें, प्रेमबल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी और प्रेमबल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। और अगर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी है द मॉन्क है। आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं और अगर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं है तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी है द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अब ये भी डिफरेंस आप ही बता सकते हो, हम तो नहीं जानते इस बात के बारे में। नहीं, मैं नहीं जानता हूं डिफरेंस। जो बजट स्पीच है आपकी और जो बजट स्पीच है आपकी और जो जनता को वादे किए, जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था आपने? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अब ये चरण कौन से ये बता दें हमें, किस किस चरण में चल रहा है? इसका जमीन पे नहीं चल रहा कुछ भी। और फिर जो बड़ी बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के, डिफेंस कॉरिडोर का जो बड़ा सपना दिखाया जा रहा है, शायद सरकार ये नहीं जानती हो। धर्म को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म को इवेंट की तरह नहीं बनाने देना चाहिए। आपको सुनाते हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। मैं तो कहता हूं, मैं घर से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। ये हमें कहना कि कौन सी शर्म आती है? पर आप धर्म को तो राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। धर्म को ये हमारी अपनी धारणा है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है, ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। ये सब बातें आप समझते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं? आज जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ वो है किस प्रकार का भ्रष्टाचार। कैसे लोग काम लोग हर चीज में, हर योजना में। मैं तो
चाहता हूँ। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के कोटे के 3 सीटों में से एक पर राज्यसभा के दावेदार बने हैं। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जो भी हमारे साझे मुद्दे हैं या फिर यूपी के किसानों के मुद्दे हैं, वह सब सदन में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। चौधरी ने योगी सरकार के बजट को हवाई भी बताया। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पे मैं राज्यसभा के सदस्य में अपनी गिनती करना चाहता हूं। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास आगे देखें। शिक्षा का बजट दूसरे राज्यों की तुलना में हमने कम दिया है आवंटन। कृषि को सिर्फ 2.8% का हक उत्तर प्रदेश के किसानों का बनता है। तो ये चीजें हैं। दिखावा तो बहुत बड़ा होगा और एक आंकड़ों के मकर जाल में, एक प्रचार के मकर जाल में लोगों को बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों चीजों पर हम पिछड़ रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने राज्यसभा के लिए तमिलनाडु से नामांकन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी केंद्र सरकार को उनकी पार्टी की विचारधारा से डर लगता है, उनसे नहीं। चिदम्बरम ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पसंद पर अपनी पार्टी के भीतर असंतोष की आवाज पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। चिदम्बरम ने कहा कि उन्होंने अपने लेखन और भाषाओं में पार्टी की विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे मुझसे डरते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने महुआ माझी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। सीएम सोरेन ने कहा कि हमने गुरुजी के सहमति से हमारे पार्टी के महुआ माझी को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार राज्यसभा सीट की मांग कर रही थी। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 1 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस के साथ खींचातानी की खबरों के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। झारखंड में 10 जून को राज्यसभा की 2 सीट के लिए मतदान होना है। इन सीट के लिए चुनाव केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश पोद्दार का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त होने के मद्देनजर होने वाला है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 10 जून की 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कल बीजेपी ने अपने 18 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो वहीं कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम भी बताए। इस चुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। राज्यसभा के इस चुनाव के दलों की भविष्य भी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी 18 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राज्य से गोरखपुर शहरी सीट छोड़ने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों में शामिल हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी, साथ ही अन्य लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अन्य प्रमुख G23 नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को सूची से बाहर रखा गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों को सौगात दी है। पीएम केयर्स फंड स्वास्थ्य का जिम्मा उठाएगा। उन्होंने कहा कि 18 से 23 साल के युवाओं को स्टाइपेंड भी देंगे। सुनिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कहा। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो देश का आत्मविश्वास,
देशवासियों का खुद पर भरोसा भी अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई भतीजावाद, देश भर में फैल रहे आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था, उससे अब बाहर निकल रहा है। ये आप सभी बच्चों के लिए इस बात का भी उदाहरण है कि कठिन से कठिन दिन भी गुजर जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गति से विकास कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर हर घर जल अभियान, बीते 8 वर्ष गरीब की सेवा, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्किलें कम हो, उसका जीवन आसान बने। देशवासियों को जिस प्रकार से जहां भी प्रोएक्टिवली उनके लिए कुछ किया जा सकता है, कोई कमी नहीं रहने दी। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले सरकारें भी घबराती थी, लोगों को भी आदत नहीं थी, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर हमारी सरकार ने गरीब को उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। अब गरीब से गरीब को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा, निरंतर मिलेगा। इस भरोसे को बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार अब 100% सशक्तिकरण का अभियान चला रही है। कोई गरीब सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटे नहीं। हर गरीब को उसका हक मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते 8 वर्षों में भारत ने जो ऊंचाई हासिल की है, वो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज दुनिया में भारत की आन बान शान बढ़ी है। वैश्विक मंचों पर हमारे भारत की ताकत बढ़ी है और मुझे खुशी है कि भारत की इस यात्रा का नेतृत्व युवा शक्ति ही कर रही है। साथियों, बेंगलुरु में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर काली स्याही फेंकी गई। ये दोनों एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश और युद्धवीर ये कहने पहुंचे थे कि वह इसमें शामिल नहीं है और धोखेबाज किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी। बहस के दौरान उन पर काली स्याही भी फेंकी गई। टिकैत के मुताबिक स्याही फेंकने और हंगामा करने वाले किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही किसान सभा के अध्यक्ष अवनीश पवार ने कहा, जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। किसान यूनियन के महासचिव साबित मलिक ने कहा, किसानों पर तो लाठीचार्ज तक हुआ है, हम स्याही से डरने वाले नहीं है। बताएंगे, कर्नाटक के लोग बताएंगे, हमें जानते। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोग में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम बताएंगे।
यूपीएससी में सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल के नतीजे घोषित कर दिए गए। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वे अपने नतीजे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर चेक कर सकते हैं। परीक्षा में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। यूपीएससी के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा रहा। पहले स्थान पर श्रुति शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल आई। इसके बाद गामिनी सिंगला तीसरे नंबर पर रही। चौथे नंबर पर ऐश्वर्या वर्मा रही। 5वीं रैंक उत्कर्ष द्विवेदी को मिली है। इसके साथ यश चौधरी छठे नंबर पर है। 8वीं रैंक इशिता राठी को मिली है। 9वीं रैंक प्रीतम कुमार और 10वीं रैंक हरकीरत सिंह रंधावा को हासिल हुई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।